हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, वर्दी का जुनून है तो एसएससी जीडी की तैयारी भी आपको ठीक से करनी होगी और इसके लिए आपको कंटिन्यूटी अपनी बनानी होगी। मतलब ये है कि आपको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में 1 महीने में तैयारी करके किसी भी परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। आपको अभी से जुटना होगा। और जो मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर मैथ्स हो या प्रीवियस ईयर रीजनिंग हो, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो इतना ही पर्याप्त है आपको एक बेहतर स्कोर करने के लिए। आप ये मान लीजिए कि 25 में आप 23-24 क्वेश्चन 100% मैथ्स में क्लियर कर पाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग में तो आप 25 में 25 भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत होगी। आप लगातार और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। बस जो लोग लगातार जुड़े हैं अभी से लगातार जुड़ेंगे और 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगातार तैयारी करते रहेंगे, उन्हीं को यह सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम होने हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 से 5 महीने बचे हैं और 4 से 5 महीने में जो लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जो भी बच्चा ठीक से पढ़ लेगा, बस उसी का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब बस इतना ही है कि आप कंटिन्यू रहिए। आप धीरे धीरे भी सीखेंगे। अगर आप डेली कुछ चीज़ें भी सीखेंगे तो आप कंटिन्यू रहेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। और जो लोग एक ही दिन में सब कुछ सीखने की ललक होती है या चेष्टा होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आज के इस क्लास में जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज़ में चला रहा हूं डेली शाम को 7 बजे। आज 1 दिसंबर 2021 की 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस क्लास में, और इसके साथ ही डेली सुबह 6 बजे रीजनिंग की क्लासें भी चल रही हैं। 1-2 दिन से रीजनिंग की क्लासें नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए मुझे खेद है और इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। सुबह की क्लास आज दोनों की दोनों नहीं हो पाई है, चाहे वह एसडी यादव का सलूशन हो या फिर रीजनिंग की क्लास हो। उसका कारण यह है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों से लाइव मिलने की तैयारी में हूं, लाइव जुड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूं। बहुत जल्द संभवतः आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी और इन क्लासों को हम लाइव में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लास का सालों पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है उसे मैं क्लियर करूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें सबसे पहले तो टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। राशि कितनी है? 2400 रुपये। और टाइम कितना है? 20 मार्च 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक, यानी मार्च होता है 31 दिन का महीना। 20 मार्च के बाद कितने दिन और बचेंगे? 11 दिन और बचेंगे, तो 11 दिन में ब्याज काउंट होगा। मार्च के बाद पूरा अप्रैल यानी 30 दिन और ब्याज काउंट होगा। अप्रैल के बाद आ जाएगा मई और 31 मई यानी 31 दिन का ब्याज और इसमें काउंट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2, 3, 3, 6, 1, 7, 72 दिनों का ब्याज काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर जो दर दी गई है यह वार्षिक दर है, तो अगर 72 दिनों को वर्ष में बनाया जाए, वर्ष में बदला जाए, तो 72 बटे कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है? 6 चौको 24, 1 25, 25/4% है, तो 25/4 और बटे कितना? 100 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 5 पंचे 25 और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15। देखिए, यह 73 है, तो इसे अगर हम लगभग 72 के आसपास मान लें, 73 को लगभग 72 मान लिया जाए, तो 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 पंचे 30। यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग
30 रुपए के आसपास ब्याज होगा और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 3 है यही सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आंसर जो है यह लगभग में आएगा। अगर आप 73 से भी भाग करेंगे तो 29 दशमलव कुछ के आसपास आएगा, जिसे हम 30 मानेंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया गया है, तो 30 रुपये सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, अगर हम किसी संख्या को मान लेते हैं x एक संख्या है, उसे 2 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी x बराबर क्या होगा, 10 दूनी 20। एक संख्या कितनी है, 20 है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 60 और 5 है। तो आपको पता होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या x मान ले, दूसरी संख्या y, तो x इंटू वाई। x दिया गया है कितना, 20, y का मान हमें बताना है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 60 गुणे 5, 20 से काटेंगे, 20 तियां 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 तियां 15। यानी जो दूसरी संख्या है दोस्त वह कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। चलिए देखिए, अगर इसे बिल्कुल बेसिक से समझें तो यहाँ पर 1/3 गुणे 4 है। हमें कुछ इस तरह से बनाना होगा कि हम इसे सॉल्व करें तो कुछ आसानी से यह सॉल्व हो जाए। एक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 - 3, और 4 - 3 का मान भी क्या होता है, एक ही होता है, 3 गुणे 4, प्लस एक की जगह पर लिख सकते हैं 5 - 4। जो संख्याएं नीचे गुणा में है ना, हम उन्हीं को ऊपर घटा करके लिख देंगे। 5 - 4 का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, और नीचे क्या है, 4 गुणे 5, प्लस इधर भी इसी तरह से 6 - 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6, प्लस इसी तरह से प्लस प्लस होता चला जाएगा। और लास्ट में क्या है, 20/21 है, 1/20 गुणे 21 है, तो 21 - 20/20 गुणे 21। इतना क्लियर है। अब देखें, 4 और 3 को अलग अलग अब लिखेंगे तो 4 बटे जब हो जाएगा 3 गुणे 4, 4/3 गुणे 4 माइनस 3/3 गुणे 4, ठीक है, प्लस 5/4 गुणे 5 माइनस 4/4 गुणे 5। इतना क्लियर है, प्लस 6/5 गुणे 6 माइनस 5/5 गुणे 6। इस तरह से हो जाएगा। आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21/20 गुणे 21 माइनस 20/20 गुणे 21। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, हम यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ जाननी जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/4, प्लस 5 से 5 कैंसिल, 1/4 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1/5। इसी तरह से प्लस 6 से 6 कैंसिल, 1/5 माइनस 1/6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 1/6 बच रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का 1/20 और माइनस का 1/21, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो 1/3 लिखा हुआ है, उसके बाद 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, इसी तरह से 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 से 1/7 कैंसिल हो जाएगा, आगे इसी तरह से चलता जाएगा, और 1/20 से 1/20 भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 1/21, लेकिन काहे में, माइनस में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 है और माइनस 1/ कितना है, 21 है। इनमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 21, और इधर 3 सत्ते 21 तो आ जाएगा 7 माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 6/21, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 2/7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधे यह है कि इसमें जो शुरुआत में लिखा हुआ है 1/3, इसे लिख लें 1/3, और माइनस लास्ट में जो लिखा हुआ है 1/21 माइनस कर दें, 1/3 माइनस 1/21। ठीक है, यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है और यहाँ से इतना आंसर आ जाएगा। ठीक
ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 1/3 माइनस 1/21। ठीक है, तो यह शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन यह आपको तभी समझ में आएगी जब आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया गया, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सही बटे में जो भिन्न है इन्हें भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15, 1 16, 16/5 भागित 2/3 ऑफ 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 प्लस 5 दिया 15, 2 17/3 भागित 3 एकम 3, 2 5/3 ऑफ 4 चौको 16, 1 17/4 माइनस 5 दिया 15, 1 16/3 गुड़े 3/4 भागित 3 दूनी 6, 6 2 8 और 8/3। क्लियर है। अब हमने भिन्न में इन्हें लिख लिया है, तो अब हमारा जो अब मुख्य चीज़ यहाँ पर है वो बोर्डमास का रूल हमें लगाना है और इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, यानी ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर वाले पार्ट सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर भाग लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। जब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 का 9 यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 और ये 1 है तो 3 एकम 3, ऑफ का मतलब होता है गुणा, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ है भाग, तो क्या करेंगे 16/5 भाग को लिख लेंगे गुणा 1/3। इतना क्लियर है। उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो अब इन्हें गुणा कर लेंगे हम, प्लस यहाँ पर लगा हुआ है, फिर से यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ को सबसे पहले गुणा करा लेंगे 17/3 गुणा, और फिर संख्याएं पलट देंगे। जब 3 और 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 5 और 17 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 17। ठीक है, माइनस ये भाग लगा हुआ है, इसे गुणा में बदल लेंगे सबसे पहले, तो 16/3 गुणे 3/4 गुणे 3/8। इतना क्लियर है। अब देखो 17 से 17 हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, और 8 से 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 3/2। इधर आया है 16/5 दिया 15 प्लस 4/5 और कुछ तो बचा नहीं, माइनस 3/2। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 30, 15 दूनी 30 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 5 छक्के 30, 6 चौको 24 माइनस 15 दूनी 30 तो 15 तिया 45। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6, 3 2 5, 56 माइनस 45/30, और 56 माइनस 45 कितना हो जाएगा 11/30। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 4 दिया गया है 11/30। 11/30 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है वह कितना है, 16.80 है। वह धनराशि कितनी है बतानी है। देखिए इस केस में ना आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे, बस आपको ये बहुत आसान प्रश्न लगने लगेगा। देखो जैसे कोई भी राशि है, मान लीजिए राशि है x, तो पहले वर्ष में 8% का ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष में फिर से 8% का ब्याज लगेगा। जब इस x पर ये ब्याज लगेगा 8% और 8%, तो यह होगा साधारण ब्याज, और जब इस ब्याज का भी अगले वर्ष में 8% ब्याज काउंट हो जाएगा तो यह टोटल होगा चक्रवृद्धि ब्याज, और जो केवल यहाँ पर इस ब्याज का ब्याज दूसरे वर्ष में प्राप्त हुआ है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा। तो यह होगा क्या, देखें मूलधन का 8% जो राशि होगी उसका 8% यह दिया है। इसका मतलब है कि x अगर मूलधन है तो इसका 8% यानी 8/100 गुणित इसका भी 8% तो 8/100 बराबर कितना है 16.80 के है। इतना क्लियर है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 से काट लेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 2.1 लिख सकते हैं या 2.10 लिख लें। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 2 2 जीरो खिला देंगे, 1 0 से या 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से या 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 21।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 21, 1 2 3 3 0 और बटे में कितना है 8। ठीक है, अब 8 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 5 21, तो 8 छंग 48 और 2 50, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 2625 रुपये आ जाएगा। बस ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपको ना लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है, लास्ट तक क्लास के साथ बने रहना है। कुछ लोग वीडियो को देखते हैं और बीच में से ही छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, उनका मतलब यह होता है कि वीडियो बहुत लंबी है, कैसे देखें इतनी लंबी वीडियो। अरे भाई, अगर आप इतनी लंबी क्लास नहीं देख सकते हैं, आप टोटल 25 क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं, या फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो इसी स्पीड में देखें, आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए, 2x की स्पीड में क्लास को देखिए। आप केवल क्वेश्चन देखिए और खुद से लगाइए। 25 के 25 क्वेश्चन तो कम से कम आप डेली अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार, डेली आप 25-25 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे मैथ्स के, और वो भी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के, तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखें क्या होगा, 15 छात्र हैं टोटल और यहाँ पर 6 छात्रों का औसत दिया गया है, फिर 8 का, तो 8 6 14 छात्र होंगे, एक छात्र बचेगा, वही 15वां छात्र होगा, उसी का औसत हमें निकालना है। अब देखिए 15 छात्रों का औसत टोटल कितना है, 14 है। 6 छात्रों की औसत आयु कितने वर्ष है, 15 वर्ष। अगर 14 वर्ष ही होती और 8 छात्रों की औसत आयु भी 14 वर्ष होती, तो जो 15वां छात्र होता उसकी भी औसत आयु 14 वर्ष होती। लेकिन यहाँ पर इनके आयु घट बढ़ रहे हैं। 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो जब 6 की 15 है यानी कितनी बढ़ी, 14 से, औसत से कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी ना, तो 6 एकम 6 प्लस कितनी आयु बढ़ी है, 6 बढ़ी है। ठीक है, और 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, इससे 1 कम है। जो मेन औसत है 15 का, टोटल 14 औसत है, इससे 1 वर्ष कम है इनकी औसत आयु। कितने छात्रों की, 8 छात्रों की, तो टोटल में कितनी कम है, माइनस का 8 एक कम 8, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो माइनस का 2, यानी कि 2 वर्ष औसत आयु कम है इनकी मिलाकर के। इसका मतलब है जो 15वां छात्र है उसकी जो उम्र होगी वह औसत से 2 ज़्यादा होगी, तभी तो बराबर बैलेंस होकर के यह लोग चल पाएंगे ना। इसलिए जो 15वां छात्र है उसकी औसत आयु कितनी होगी, 14 प्लस 2, इससे 2 ज़्यादा होगी, यानी कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। यह हमारा औसत को डायरेक्ट निकालने का तरीका है, जहां पर आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ये तरीका समझने में कोई भी दिक्कत है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा दूं वीडियो के थ्रू, लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत है तो यह क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यह तरीका सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा, और फिर उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको यह तरीका सीखना है। ठीक है, मैं आपके लिए एक बेसिक से स्पेशल क्लास बना दूंगा औसत की, और फिर गारंटी है कि आप औसत के 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना कैलकुलेशन के इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एक एक चीज़ उसमें समझ में भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। 4/7 के बराबर प्राप्त मान होना चाहिए। तो हमें सीधा देखना है कि जो भी संख्या होगी उसका जो पहला, यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, पहला भाग 4 से विभाजित होना चाहिए। कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, केवल ऑप्शन 1 विभाजित हो रहा है। 4 से 60 और 7 से विभाजित होने वाली 105 है, क्योंकि अंतर तो सब में 45-45 है ना। लेकिन प्राप्त मान 4/7 के बराबर किसका होगा, 60 और 105 का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 15 से भाग कर दे तो 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस हमें और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स को समझने की कोशिश करिए, यह एक समझने का विषय है। यहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं है कि ये फार्मूला लगा लेंगे या ऐसे कर लेंगे, ये लैंग्वेज आएगी तो हम इस तरह का मेथड, ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे। आपको मैथ समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको।
ठीक है। और दिखेगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और किसी अच्छे टीचर से आप समझेंगे, तब आपको मैथ दिखने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि यदि एक ईंट की माप इस तरह से है और 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटें लगेंगी? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सा चीज़ है कि आपको ईंटें इकट्ठी करनी है और ईंटों से दीवार बनानी है। जब आप ईंटों से दीवार बना रहे हैं मतलब इनका आयतन आपको सेम करना है, क्योंकि ईंट क्या है? एक मटेरियल है। ईंट किससे बनाई जाती है? मिट्टी से, और मिट्टी में क्या होता है? मटेरियल है ना मिट्टी। ईंट बनाई गई, फिर ईंट से अब दीवार बनाना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? दीवार का आयतन और ईंट का आयतन हमें बराबर करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी ईंटें लगेंगी उनका जो भी आयतन होगा टोटल, वह दीवार के आयतन के बराबर होगा। अब ईंट कैसी होती है? एक घनाभ के आकार की होती है, और दीवार भी कैसी होती है? घनाभ के आकार की होती है। और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या फिर मोटाई, ठीक है। अब देखो दोनों का आयतन हमें बराबर करना है, तो ईंट की माप कितनी है? 28 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 28 18 गुणे 6। तो कितनी ईंटें लगेंगी? मान लेते हैं कि टोटल x ईंटों की आवश्यकता होगी। यह इनका x ईंटों का आयतन है बराबर दीवार का आयतन। दीवार का आयतन निकालेंगे तो यह मीटर में है यूनिट, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो मीटर को किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 21 मीटर बराबर 2100 सेंटीमीटर, 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से काट लेंगे तो 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28 और 4 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 एक कम 25 और 5 30 और डबल 0, यानी कितनी ईंटें टोटल? 30,000 ईंटें लगने वाली हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखें मान लेते हैं कि 100 यूनिट की कार थी, 5% हानि यानी 95 बेची, और 95 यूनिट बराबर कितना है? 3,80,000 के है। उसे 15% का लाभ लेना है यानी 115 यूनिट में बेचना होगा। तो 115 यूनिट बराबर क्या होगा? बस हमें यह निकालना है। 19 से काटेंगे 19 पंचे 95, 19 दूनी 38, 5 से काट लेंगे तो 5 चौको 20, 4 0 0 0, ठीक है। 4000 आ जाएगा एक यूनिट का मान। तो 115 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 115 गुणे 4000, 4000 से गुणा करा लेंगे तो 115 यूनिट का मान यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए यह हमें पता चल जाएगा। 0 0 0, 4 पंचे 20, 4 कम 4 तो 6, 4 कम 4 कितना आ जाएगा? 4,60,000 यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो। देखो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अगर देखेंगे तो कितना चल रहा है? 272 किलोमीटर प्लस 85 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वह है 272 प्लस 85 यानी कितना? 5 2 7, 8 7 15 और 357 किलोमीटर टोटल चल रहा है। और टोटल टाइम अगर देखा जाए तो पहले 272 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में गया? कितनी स्पीड से गया? 40 किलोमीटर प्रति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है, ठीक है। तो 272 बटे 40 कर देंगे तो टाइम निकल आएगा कि 272 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करी, प्लस 85 किलोमीटर गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
तो 85/50 कर देंगे तो 85 किलोमीटर कितने समय में गया है, यह टाइम निकल आएगा। दोनों टाइम को हम निकाल लेंगे, 4 से इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, और 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 अट्ठे 32, 68 आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो 17 5 85, 5 धामा 50, 10 ले लेंगे एलसीएम और 10 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5, हाथ से लगे 1, 6 2 8, 85/10। ठीक है, फिर से 5 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी 17/2 घंटे इसे टोटल टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, औसत चाल। अब औसत चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी कितनी है 357 किलोमीटर बटे समय कितना है 17/2 है तो 2 को ऊपर लिए जाएंगे, क्योंकि दूरी बटे क्या होता है, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 कम 17, 21 गुणे 2 यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड रही होगी। औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय, 50% का जो फ्रैक्शन बनता है वह कितना बनता है 1/2, और मोहन और कौन है, रमेश है। तो इनकी जो क्षमता है, क्षमता का अनुपात अगर बनाएं तो मोहन रमेश से 50% अधिक कार्य कुशल है ना, यानी रमेश की क्षमता अगर 2 है तो मोहन इससे 1 ज़्यादा क्षमतावान है, यानी 50% ज़्यादा क्षमतावान है। मोहन की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, और मोहन और रमेश मिल करके काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिन में। इनकी 1 दिन की काम करने की क्षमता कितनी है, 3 + 2, 3 + 2 कितना होगा 5, और 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे तो टोटल काम कितना होगा 15 × 5 = 75 होगा। मोहन द्वारा अकेले कार्य को करने में लिया गया समय क्या होगा, मोहन की क्षमता है 3 तो 3 से भाग कर देंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 दिन मोहन को यहाँ पर समय लगने वाला है, यानी ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 9500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। देखो जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अनुमानतः अगर आप यूज करेंगे, अनुमान का प्रयोग करेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी लगा पाएंगे। अगर आप एग्जैक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 8% की वार्षिक दर है, और जब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज चक्रवृद्धि होगा तो दर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 की आधी यानी 4% हो जाएगी, और राशि कितनी है 9500 है, और 2 वर्षों में ब्याज लेना है 2 वर्षों तक, और प्रत्येक छमाही में ब्याज लेना है तो ब्याज 1 छमाही और 2 छमाही में 1 वर्ष होगा, फिर 2 छमाही में दूसरा वर्ष होगा, यानी ब्याज 4 बार काउंट होगा। हर बार कितना परसेंट, 4% का ब्याज काउंट किया जाएगा। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा। अब अगर 9500 का 4% निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36 और 2 = 38, 380 आ जाएगा। अगले वर्ष फिर से इस पर ब्याज लगेगा तो 380 मूलधन पर, और मूलधन पर फिर से 380, मूलधन पर फिर से 380। तो टोटल अगर ब्याज देखा जाए तो कितना हो रहा है, 3 3 6 3 9 3 12 और 380 है ना। इन सबको अगर जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 के 2, हाथ से लगे 3, 3 चौको 12 और 3 15, 1520। दोस्त 1520 तो केवल इतना ही ब्याज हो चुका है, इतने में ही, यानी कि केवल साधारण ब्याज अगर निकाला जाए तो 1520 ब्याज आ चुका है। इसका मतलब ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब अगर इस ब्याज का 4% हम निकालें तो इस ब्याज का 4% क्या होगा, 4 अट्ठे 32, 4 तियाँ 12 और 3 15, 15.2 होगा, 15.2, और फिर इसका 15.2, इसका 15.2 तो कितना हो जाएगा 30.4। फिर इन तीनों का 15.2, 15.2 इसमें काउंट होगा चौथे वर्ष में इन सभी ब्याजों का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 45.6। अब यह कितना हो जाएगा, लगभग 4 3 7 70 और 10 80 और 10 90, 90 के आसपास यह हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1, हासिल लगा 1 6, 1610 हो रहा है। ठीक है,
और फिर इनका ब्याज काउंट होगा इसका। अब इसका ब्याज जब काउंट होगा तो 15 चौको 60 लगभग 0.60 के आसपास, लगभग 0.6 के आसपास ब्याज काउंट होगा। फिर इसका भी इसी तरह से 0.6 और यहाँ पर कितना होगा 3 चौको 12 1.2, तो लगभग कितना हो जाएगा 1.8 के आसपास ब्याज आ जाएगा। तो इस तरह से फिर ब्याज थोड़ा सा और यहाँ पर जुड़ेगा जो कि बढ़ करके कितना हो जाएगा 1610 से बढ़ करके कितना लगभग 1613 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अब इतना ज़्यादा ब्याज नहीं बढ़ेगा कि 1650 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट हमें सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे कि बस 1613 के आसपास यहाँ पर पहुँच रहा है, 1610 हमारा ब्याज काउंट हो रहा है। तो आगे ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें यहाँ पर। ठीक है, तो 1613 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा? 400 की वस्तु थी, पहले 25 की छूट दी तो 75% में बेचा, फिर 15% की छूट दी तो 85% में बेचा। तो टोटल कितने में बेचा है? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से काटेंगे, इधर आ जाएगा 25 और 25 तियाँ क्या होगा 75, 3 से 85 को गुणा कर देंगे, 3 पच्ची 15, 3 अट्ठे 24 1 25 यानी 255 रुपये। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, बाकी प्रश्न आसान ही आ रहे थे। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं उनमें आपको नहीं फंसना है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप अगर 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो आप ये मान करके चले कि आप अपना 100% दे करके आ रहे हैं मैथ्स में, और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। 25 में 25 अगर आप करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ चीज़ें छूट भी जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ना कि केवल 25 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आपको परीक्षा देनी है। 1-2 प्रश्न अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, तो आप उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, यह आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके घनों का योग 728 है। तो संख्या हम 3x और 4x ले लेते हैं। अब इनके घनों का योग यानी इनका क्यूब कर देंगे, तो 3x का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 x क्यूब प्लस 4 चौको 16 16 चौको 64 x क्यूब बराबर कितना है 728 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल होगा 1 7 2 9 91 x क्यूब बराबर कितना है 728 है। 91 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, x क्यूब बराबर 8 है, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। इन दो संख्याओं का योग क्या होगा 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 4 3 7x, और 7x में x की वैल्यू 2 रख देंगे, 7 गुणे 2 7 दूनी 14, यहाँ पर आंसर 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? जब भी बराबर परसेंट की वृद्धि करी जाए और तुरंत बराबर परसेंट की हानि करी जाए या कमी करी जाए, या फिर बराबर की कमी करी जाए और फिर बराबर की वृद्धि करी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी, यानी कमी ही होगी। ठीक है, चाहे यह लाभ और हानि होता है या वृद्धि और कमी है, तो हमेशा हानि या कमी ही होगी। देखिए यहाँ पर हम क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि वृद्धि है तो प्लस रहेगा वृद्धि, और जहां पर कमी है वह माइनस में रहेगा। तो 15 की वृद्धि हो रही है, 15 की वृद्धि हुई, 15 की कमी तो -15, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 15 गुणे 15 बटे कितना होगा 100 होगा। माइनस और प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 15 15 है 225 बटे कितना है 100, तो 0 से 0 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25% की कमी। तो हमेशा कमी ही होगी, और कितनी कमी होगी आप इसका स्क्वायर करके 100 से भाग कर दीजिए, बस उतनी ही कमी हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो।
और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/3 पाई 1/3 पाई तो दोनों शंकुओं में समान होगा, तो या तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आयतन में फर्क पड़ेगा वह r स्क्वायर इंटू एच से पड़ेगा, क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं ना आयतन का, तो r स्क्वायर इंटू एच से पड़ेगा। अब अगर पहले शंकु का आयतन देखा जाए तो r स्क्वायर इंटू एच करेंगे, r कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू एच यानी 2, अनुपात r स्क्वायर इंटू एच करें दूसरे शंकु के आयतन में तो r स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी 1:2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है, लेड और टिन कितना है? 2:3। अब देखिए टोटल कितना है? 40 kg है ना A में, और अनुपात कितना है? 2:3 है, तो लेड कितना होगा और टिन कितना होगा? 3 + 2 5, 5 बराबर है 40, 5 8 40, 8 दूनी 16 लेड है और 8 त्रिके 24 टिन है। किसमें? मिश्र धातु A में। ठीक है, और मिश्र धातु B में टिन और तांबे का अनुपात कितना है? 2:5 है, और मिश्र धातु है कितनी? 63 kg है, और अनुपात कितना है? 2:5 टिन और तांबा। तो तांबा को हम कॉपर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 5 2 7, 7 बराबर 63 है, 7 नहीं है 63, 1 यूनिट बराबर 9। तो टिन कितना है? क्योंकि यहाँ पर टिन और तांबे का अनुपात है ना, तो टिन कितना है? 9 दूनी 18, और तांबा कितना है? 9 पंचे 45। अब कहा जा रहा है कि तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। नई मिश्र धातु में A और B को मिला दिया गया है ना, तो लेड कितना होगा? 16 होगा, टिन कितना होगा? 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 2 4 42 होगा, और कापर कितना होगा? 45 होगा। तांबा कितने केजी टिन होगा दोस्त? 42 केजी टिन हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x माइनस वाई बराबर, क्योंकि x बड़ा है ना तो x में y घटाएंगे, कितना है? 350 है। x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, तो x गुणे 9.5 बटे 100 बराबर है y गुणे 16.5 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 से काटेंगे 19 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 × 15। x और y का अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, y को इधर भेज देंगे, 19 को इधर बटे 19, यानी x कितना है? 33 है, और y कितना है? 19 है, और इनका अंतर कितना? 350 दिया गया है दोस्त। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 14 आ जाएगा, और 14 यूनिट बराबर कितना है? 350 है। 14 कम 14, 14 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 और 14 पंचे 70, यानी 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 25। x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई कितना होगा? 9 3 12, 2 हाथ से लगा 1 3 2 5, 52 यूनिट का मान निकालना है। तो 52 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 52 गुणे 25, 25 दूनी 50, हाथ से लगे 5, 25 पंचे 125 और 5 130, कितना आ जाएगा? 1300, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, यह आपको बताना है। देखो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है SP यानी सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य है CP, तो यह इसका प्रॉफिट है। क्लियर है? यह इसका प्रॉफिट है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे तो यह इसका प्रॉफिट है, और यह कितने गुना हो जाता है? 4 गुना। कब हो जाता है?
जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, यानी SP कितना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 3SP हो जाए, तो इसमें क्या घटा देंगे, CP घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि यह जो प्रॉफिट है यह 4 गुना हो जाएगा जब SP यानी विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए। तो यह प्रॉफिट इस प्रॉफिट के बराबर होगा ना, क्योंकि इसका 4 गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, हमें यह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, 4 से गुणा कराएंगे, 4SP माइनस 4CP बराबर 3SP माइनस CP। CP इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3CP, क्योंकि इधर माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। ये 3SP जा करके इधर घट जाएगा, 4 में से बचेगा कितना, SP। SP और CP का रेशियो बनाएंगे, 3 इधर है तो 3 रहेगा, CP इधर आ जाएगा, इधर से 1 नीचे चला जाएगा। यानी विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 1 है, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्त, प्रॉफिट कितना हो रहा है, SP माइनस CP करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, और क्रय मूल्य कितना है 1, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 1 में गुणे 100, कितने % का प्रॉफिट है, 200% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा। एलसीएम के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, अनुपात, संख्याओं के अनुपात और उनके एचसीएफ का गुणा करा देंगे, 11 गुणे 17 गुणे 4, ठीक है। तो 11 चौको 44 और गुणे 17, 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 6 कितना हो जाएगा, 74, तो 748, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। संख्याओं A और B और C और D के औसत क्रमशः 9, 6 और 4 हैं। A और D का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले इनका योग निकाल लेंगे। A और B का योग क्या होगा, अगर औसत 9 है तो योग कितना होगा, 9 दूनी 18, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। B और C का योग क्या होगा, 6 दूनी 12। C और D का योग क्या होगा, 4 दूनी 8। A और D का औसत हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले A प्लस D निकालेंगे, उसके बाद A प्लस D बाई 2 कर देंगे। A प्लस D हम कैसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ दें, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, पहले वाले को और तीसरे वाले को, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ जाएगा, 18 और 8 26, ठीक है। और इसमें से B और C को क्या कर दें, माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर देंगे B और C को, तो A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस B माइनस C, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 26 माइनस 12। तो B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, A प्लस D बराबर 26 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 14। तो यहाँ पर आप आंसर A और D कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, A प्लस D बाई 2, यानी औसत निकालना है, तो 14/2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 हमारा क्या होगा दोस्त, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। P 1200 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। Q इसे R को 1449 में बेचता है, Q का लाभ प्रतिशत कितना है। तो P ने कितने में खरीदा, 1200 में, और Q को 15% के लाभ पर यानी 115% पर बेच देगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंचे 60, 12 कम 12 और 6 18, 12 कम 12 13, 1380 में Q ने खरीदा और R को कितने में बेचा, 1449 में बेचा, यानी कितना लाभ कमाया, तो 9, 6, 69 का लाभ कमाया किसमें, 1380 में। 1380 में खरीदा था Q ने और 69 रुपये ज़्यादा में R को बेच दिया, तो Q ने कितना लाभ कमाया है, गुणे क्या कर देंगे, 100, तो 69 दूनी 138, यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 पंचे 100, कितना % आ जाएगा, 5% के लाभ पर बेचता है। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला जाएगा कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करो। 4 यूनिट पानी 5 मिनट में भर जाएगा बाल्टी में। ठीक है,
शेष भाग कितना बचेगा, टोटल 11 यूनिट पानी आ सकता है, 4 यूनिट भरा जा चुका है तो बचेगा कितना 7 यूनिट। 7 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, 5/4 गुणे 7 मिनट, तो कितना लगेगा टाइम, 7 पंचे 35/4, 4 अट्ठे 32 और कितना आ जाएगा ऊपर 3/4, 8 मिनट और 60 से गुणा करा देंगे तो 15 चौको 60, 15 तिया 45, यानी 8 मिनट और 45 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 8 दिनों में, तो ए प्लस बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को बी और सी 6 दिनों में काम को कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे और वही इनका टोटल कार्य होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 72। ठीक है, तो 18 चौको 72, 8 नया 72 और 6 12 छंग 72। ठीक है, यह इनकी क्षमताएं हो जाएंगी। यानी ए की क्षमता है एक दिन में 4 यूनिट काम करने की। ए और बी को मिला दिया जाए तो एक दिन में 9 यूनिट काम करने की क्षमता है। तो अगर ए की क्षमता 4 यूनिट काम करने की है तो बी की क्षमता क्या होगी, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता है 9 यूनिट। जब ए की 4 है तो बी की कितनी होनी चाहिए, 5 यूनिट, तभी तो दोनों की मिला करके 9 होगी। और अगर बी की क्षमता 5 यूनिट है तो बी और सी मिला करके 12 यूनिट है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। ठीक है, तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 72 टोटल काम है। 7 5 12 और 12 4 16, 16 इनकी क्षमता है, बटे 16 कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 चौको 16 या 8 दूनी 16, 8 निया 72, 2 चौको 8, 4 सही 1/2 दिन यहाँ पर इन्हें लग जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य एमपी में कितनी छूट दे रहा है, 12% की, तो कितने में बेच रहा है, 88% में, 88/100, और बेच कितने में रहा है, 17,776 में बेच रहा है। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88 और 11 से इधर काट देंगे, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 बचेगा 6, 11 छक्के 66, फिर 11 एकम 11 6, 11 छक्के 66। अब 8 से काट देंगे तो 8 दूनी 16 0, 8 दूनी 16, 202 आ जाएगा। 100 से इधर गुणा करा देंगे तो एमपी यानी मार्क प्राइस कितना होगा, 202,000 यानी 20,200 रुपये। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यह थे इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज चल रही है, डेली सुबह 10 बजे SD ऑडियो बुक का, उसमें मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ टाइप वाइज, तो आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ्स को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। अगर कोई भी डाउट आपको रहा हो तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले। और आप लोग मेरी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, नंबर बढ़ेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।